मुरादाबाद में प्लॉट पर कब्जा करने के आरोप में जेल भेजे गए सपा कार्यकर्ता मोहम्मद गनी की गिरफ्तारी के बाद सपा सांसद रुचि वीरा ने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए रुचि वीरा ने गनी को अपना सपा का कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा, सपा सांसद ने दावा किया कि आरोपी गनी ना उनका पीआरओ है ना ही पीए। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। नहीं है क्या कैंडिडेट ने आपको बुलाया नहीं, या क्या वजह क्या है, क्या? देखिए, चुनाव तो अभी 20 तारीख को है और अभी तो पहला ही हफ्ता है और चुनाव लड़ाने का तरीका कोई ये नहीं है कि मंच से भाषण दे वही चुनाव है। चुनाव तो फ़ोन से भी लड़ाया जाता है और अपने लोगों से बात करके भी लड़ाया जाता है। और मैं बिल्कुल चुनाव में रहूँगी और मेरा तरीका ये है कि जिस दिन से लगूँगी चुनाव में फिर दिन रात करके चुनाव लड़ाएंगे। कैंडिडेट भी बुला रहे हैं, कैंडिडेट शायद अभी 10-5 मिनट में आने वाले भी हैं, उससे बात हुई थी, वो भी मिलना चाह रहे थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव दमखम के साथ लड़ाया जाएगा, तन मन धन से लड़ाया जाएगा और चुनाव जीता जाएगा। क्योंकि फील्ड में यह है कि नाराज़गी किसी तरह की है नहीं, मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है भाई। अभी तो दीपावली थी, आपसे उस दिन मुलाकात भी हुई थी, अभी दीपावली बीती है। कुछ हस्बैंड को भी दिखाना था, कल अब मुझे दिल्ली भी जाना पड़ा और आज मैं यहाँ आई गई हूँ और बिल्कुल चुनाव में रहेंगे और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएंगे। आप ही के एक नज़दीकी हैं अब्दुल गनी, उनका वीडियो वायरल है, एक ज़मीन कब्जाने का आरोप लग रहा है, एफआईआर भी हो गई है, अरेस्टिंग हुई है, क्या कहेंगे उस सफाई में? देखिए, पहली बात तो ये है, ज़मीन का मामला तो देखो मुझे कुछ मालूम नहीं है। ये तो पेपर देखने के बाद ही, दोनों पक्ष के पेपर देखने के बाद ही, ये तो एक लीगल चीज़ है और एक मतलब उसमें जो भी होगा वो उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन गनी बिल्कुल पार्टी का भी कार्यकर्ता है, मेरा भी कार्यकर्ता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और एक बात ये है, जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगी कि जो भी उसका जिसके साथ भी विवाद हुआ, देखिए ना मेरा उनसे कोई विरोध है जो दूसरे लोग हैं, भाई वो भी मेरे वोटर हैं, वो भी मेरे लोकसभा क्षेत्र के हैं, मेरी उनसे कोई नाराज़गी दुश्मनी कुछ नहीं है। लेकिन जब कोई छोटा मोटा मैटर होता है या कोई भी बात होती है तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी है कि अपने कार्यकर्ता की बात को सुने और उसकी मदद करने की कोशिश करे। तो उसमें जो मुझे ये नहीं है कि जो भी जिस भी स्तर की झगड़ा हुआ था उस स्तर पे अगर तहरीर मतलब उस स्तर पे अगर एफआईआर लिखी जाती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन एफआईआर 307 में लिखी गई है, वो खुद थाने में गया है अपनी बात बताने के लिए, अपनी परेशानी बताने के लिए, और उसको वहीं हिरासत में बिठा लिया गया। उसके ऊपर 307 की मतलब धारा लगी उसके ऊपर, जबकि 307 का कोई मुकदमा ही नहीं है। भाई ठीक है, मेडिकल नहीं है, मेडिकल क्या होती है 323 होती है, क्या होती है 323 का मेडिकल है, 307 की उस पर धारा लग रही है। तो जो ये रवैया है इस वक्त, और ख़ास तौर से जो भोजपुर थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं, उनकी बहुत लोग मुझे फ़ोन करते रहते हैं, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जाहिर सी बात है लोग मुझे अप्रोच करेंगे, तो बहुत वहाँ की शिकायतें आती रहती हैं बहुत। अब उन्होंने क्यों थी उसे, जब जो आदमी खुद थाने में गया है अपनी पीड़ा बताने के लिए, उसको हिरासत में ले लिया गया, उसकी बहुत ज़्यादा बार बार पिटाई की गई और उसके ऊपर 307 का मुकदमा लिखा गया। जो जितना झगड़ा था उतना लिखा जाता तो कोई एतराज़ की बात नहीं थी, लेकिन इतनी बढ़ा चढ़ा के लिखा गया और क्यों मारा गया, इसके वजह से उस पर मतलब क्या महिषाती थाना अध्यक्ष की कोई लालच था उन्हें, कोई दुश्मनी थी, क्या बात थी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मैं उच्च अधिकारियों से वार्ता करूंगी और मांग करूंगी कि इसकी जांच हो और इसमें निष्पक्ष धाराएं रहें और बाकी धाराएं उसमें से कटें। और एक ये कई मीडिया वालों का मैं देख रही हूँ कि चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, उन्होंने उसमें ये बताया है कि वो सांसद का रुचि वीरा का मतलब पीए है, मैंने पीआरओ बताया, पीए भी बताया है और पीआरओ भी बताया। किस आधार पे बताया है, किस आधार पे बताया है, मैं जानना चाहूँगी। कोई लेटर दिखाएं, कोई चीज़ दिखाएं। हज़ारों कार्यकर्ता होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो पीए हो या पीआरओ हो।
मैं अपने वकीलों से इस बारे में मशवरा करूंगी। मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ और जो भी कानूनन कार्रवाई होगी शासन से प्रशासन से मांग करूंगी। मेरी छवि को धूमिल करने का कुछ चैनलों ने, कुछ लोगों ने, चाहे वो संवाददाता हो चाहे संपादक हो, मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। तो मैं उस पर जो भी होगा अपने वकीलों से मशवरा करके उस पर कार्रवाई करूँगी। मैम, क्या आपने फोटो जो है वो वायरल करा जा रहा है जिसमें जो है जो आरोपी बताया गया है गनी, वो आपके साथ में जो है संसद के अंदर बैठे हुए दिखाई दे रहा है। संसद में तो किसी का प्रवेश ही वर्जित है। आपको पता नहीं, पत्रकार हैं, आपको मालूम नहीं है कि वहाँ तो एमपी के अलावा कोई भी संसद के अंदर नहीं जा सकता है। वो कार्यकर्ता है, उसका सैकड़ों जगह मेरे साथ फोटो हो सकता है, उसका नहीं और बहुत सारे लोगों का हो सकता है। तो क्या संसद में तो प्रवेश ही नहीं है, वर्जित है, कोई जा नहीं सकता है। आपकी पार्टी इस मामले में आपके साथ खड़ी होगी? मेरे साथ क्या मतलब, मैंने कौन सा जुर्म किया नहीं, है? उस जमीन का मामला आया ना, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जमीन कब्जाने का मामला है। कब्जाने का मामला है। मैंने आपको क्या बताया कि वो तो कागज़ बताएंगे, किसके कागज़ सही हैं, किसके गलत है। मैंने कोई कागज़ देखे हैं, किसका बैनामा है, किसका कब्जा है, किसका क्या है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है इस बात से। जब मैंने पेपर नहीं देखे तो मैं क्या बता सकती हूँ। और पार्टी के साथ खड़े होने की बात कहाँ से आ गई कि भाई मैं कोई गुनाहगार हूँ? क्या है, मैं मेरे कार्यकर्ता हैं और मेरे साथ ना वो कोई अपराधी है, भाई कोई उसका क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये, जो ये PRO और PA वाला मामला जिन भी चैनलों ने चलाया है, मैं पूरी तरीके से उस पर अपना मानहानि का दावा करूँ। ठीक, थैंक यू। यूपी के आगरा में सरे शाम युवक को गोली मार दी गई। दो हमलावरों को भीड़ ने पकड़ा, वहीं जमकर उनकी पिटाई भी कर दी। भीड़ ने दोनों हमलावरों को पुलिस के हवाले कर दिया। गोली लगने से युवक लहूलुहान हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, 3 बाइक सवार करीब आधा दर्जन युवक हैं वारदात में शामिल। ताजगंज थाना क्षेत्र के शमशाबाद रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरा नाम बलवंत है। क्या मामला हुआ है जो कह रही है? भैया मेरी वहाँ हार्डवेयर की दुकान है। मेरी दुकान से 50 मीटर पहले गोली चलने की आवाज़ आई। हम लोग वहाँ भागे हैं तो देखा है कि एक लड़का ज़मीन पर गिर पड़ा है। उसका नाम अतुल था, बरौली एरिया रहने वाला है। और तो वहाँ 2 लड़के पकड़ लिए गए हैं और 7-8 लड़के बताए गए थे। 3 बाइक थी जिसमें से 2 लड़के पकड़े गए हैं। उन्होंने गोली चलाई और वो GR में हॉस्पिटल में एडमिट है, जो लड़का जिसकी गोली लगी है। क्या नाम है? जिनने गोली चलाई है, एक का नाम, उसने जब जनता ने उसे मारा तो उसने नाम बताया अपना बौले, और एक नाम बताया गोविंद। कहाँ के ये कुछ पता है? ये महादेव नगर के रहने वाले बता रहे थे। यही लोग बता रहे थे कि महादेव नगर में रहते हैं। और भी 2-3 नाम बताए उन्होंने। कुछ पकड़ा है इन लोगों ने? 2 लड़के उसमें से पकड़े गए, जनता ने पकड़े हैं जो। मामला बनाया तो गोली चलाई। ये नहीं पता, वो ना आते ही सीधी हमने मतलब गोली की आवाज़ सुनी, हम सीधे भागे उधर, और ये लड़का मैं गिरा मिला है, इसको GR हॉस्पिटल में पहुँचवाया। उन दोनों लड़कों को जनता ने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। गोली कहाँ पे लगी है? गोली एक हाथ में लगी है और दूसरी मतलब जो दूसरा छर्रा वगैरह जो भी लगा है वो उसके पेट में लगा है। या पेट में गोली लगी या फिर छर्रा हाथ में लगा है, ऐसा कुछ हुआ है। GR हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पकड़े गए हैं, 2 बच्चे पकड़े गए हैं और अभी है नहीं। 3 मोटरसाइकिल बाइक पे थे, 3 पे कैरेज मोड़ पे। तो उसको गोली मारी है तो यहाँ राइट एंड में लगी है और यहाँ राइट में ही पेट से निकल गई है गोली। कौन है वो, आपका बच्चा है? कौन है? मेरा बेटा है, दूसरे नंबर का अतुल। कहाँ के लोग हैं? वो कहीं महादेव नगर के हैं। कोई रंजिश वगैरह कुछ? कोई रंजिश वगैरह नहीं। और रंजिश का कोई बात होगी तो मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा। बेटे से बात हो जाए बस। अभी तैयारी दी है? हाँ, अभी तहरीर दी है। बेटा कहाँ है? बेटा GR हॉस्पिटल में। क्या चाहते हैं? GR हॉस्पिटल में। तो मैं क्या कोई दुश्मनी थी? नहीं, दुश्मनी तो नहीं है बार हमारी किसी से, पर इसकी कल परसों में बताऊंगा जब तक बेटे से बात नहीं हो जाएगी। अभी क्या चाहते हैं आप पुलिस से? अभी तो तहरीर दे दी है मैंने, तहरीर दे दी है। उसके नाम पे 2 लड़के भी पकड़े हैं वहाँ बैठे हुए हैं अंदर। मेरा श्यामवीर है, मेरा नाम श्यामवीर यादव। यूपी के लखनऊ में रिटायर्ड जज की बेटी 10वीं मंजिल से गिर गई। परिजनों ने बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी है। बेटी को 10वीं मंजिल से फेंकने का आरोप लगाया गया है। मृतका के पति PNB में लॉ ऑफिसर हैं। PGI थाना क्षेत्र के अरावली एनक्लेव की यह घटना बताई जा रही है। यूपी के लखनऊ में अलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महाकुंभ स्वीट हाउस के आगे बंधा रोड पर 2 पक्षों में जमकर लात घूसे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गल्ला मंडी चौकी अंतर्गत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
यूपी के संभल में मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सनातन बोर्ड की मांग के सवालों के बीच जनपद संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क तल्ख नजर आए। मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों के मुंह पर तमाचा बताया। वहीं सनातन बोर्ड के सवाल पर कहा कि सरकार पहले वक्फ बिल वापस ले, हिंदुओं की जरूरतें हैं उन्हें पूरा करे, हर धर्म को हक इंसाफ मिलना चाहिए। और क्या कुछ कहा सुना देते हैं आपको। दिया है जिसमें यूपी के जो 16,000 मदरसे हैं उनको राहत दी गई है। कहीं ना कहीं जो संवैधानिक जो पीठ है उसकी तरफ से जो है जो मदरसा एक्ट है उसको जो है संवैधानिक करार दिया गया। किस तरह से देखते हैं इस फैसले? देखिए, मैं सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इस फैसले का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि उनके इस फैसले से जाहिर होता है कि अभी इस मुल्क के अंदर, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर अभी संविधान जिंदा है और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन सांप्रदायिक ताकतों के मुंह पे एक तमाचा है जो सिर्फ इस आधार पर अपनी राजनीति के लिए सिर्फ हमारे पक्ष को, खासतौर से मुस्लिम समाज को टारगेट कर करके इस टाइप का कदम उठा कर करके उनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आज ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है। आने वाले समय तक इस फैसले को पीढ़ियाँ याद करेंगी और इस फैसले से यकीनन जो इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, इस प्रदेश और देश को तोड़ना चाहते हैं, उनको सबक लेना चाहिए कि इन चीज़ों से सिर्फ तुम ही अपने आप मालिक नहीं हो, तुम्हारे ऊपर और भी लोग बैठे हैं। अगर तुमसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमें उम्मीद है कि हमें न्यायालय से इंसाफ मिलेगा, जिस पे कि अभी हम मुसलमानों का भरोसा कायम है। और यकीनन आने वाले समय के अंदर इस टाइप की मैं उम्मीद करता हूं कि हरकत करने से ये लोग बाज आएंगे, जो भाजपा के सरकार के लोग हैं जो इस टाइप की। लेकिन फिर भी इन्होंने पहले भी कई बार, यहाँ तक अफसोस की बात है कि कोर्ट को भी चैलेंज कर चुके हैं। कोर्ट ने अगर नाम दिया नेम प्लेट को हटाने के लिए कि तो दूसरी तरह से नेम प्लेट लगाने का वो किया। बहराइच के मामले में कोर्ट ने फैसले को रोका तो बुलडोजर चलाने के वो गए, तो मजबूरन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा, अगर तुम कोर्ट के न्यायालय के आदेश का अगर रिस्क लेना चाहते हो तो तुम अपनी करो, फिर उसके बाद में कोर्ट देखेगा। तो हम इस फिर से मैं इस फैसले का इस्तकबाल करता हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमें इंसाफ इस देश के अंदर, मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं हमारी जो आज से न्यायालय से वो हमें आगे भी मिलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर के भी अपना फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कोई भी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है सरकार इस तरह से जो है नहीं ले सकती है, यानी हर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो सामुदायिक प्रॉपर्टी जो नहीं हो सकती है। इसको किस तरह से? मुझे तो अफसोस है, सरकार, देखिए सरकार निकम्मी सरकार है। उसकी वजह यह है कि जब कोई भी अगर किसी अपने मान लीजिए परिवार का वो होता है तो अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम करता है, और ये सरकार जो है सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम करती है और फिर उसके एवज में उसकी भरपाई कहाँ से करती है? जो समाज के लोग हैं, जनता के लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने की जगह प्राइवेट संपत्तियों को किसी न किसी रूप में कि उनकी कब्जाने का वो करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अच्छा फैसला दिया है कि इस प्रकार प्राइवेट प्रॉपर्टियों पे कब्जा करना मुनासिब नहीं है और ये हक तलफी है। और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, किसी भी आप धर्म बिरादरी के अगर प्रॉपर्टियों को आप इस टाइप से कब्जाने का प्रयास करोगे तो आपके फिर सरकार से फ़ायदा क्या हो गया? सरकार का मकसद जनहित में फ़ायदा पहुँचाने का होता है, नहीं कि उन लोगों के हकों को छीनना होता है। सांसद जी वक्फ बोर्ड पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इस पर कानून बनाने की मांग की जा रही है। वहीं हिंदू भी सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार जो है सिर्फ यहीं आकर के टिक जाती है, सिर्फ मुद्दों से भटकाने की इस टाइप की बातें करती है। वक्फ बोर्ड के अंदर किसी प्रकार का अमेंडमेंट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वक्फ बोर्ड के लिए अगर वाकई में ये सबका साथ सबका विकास की बात करती है, सरकार अगर कहती है कि हम सबके लिए विकास की बात करें और वक्फ बोर्ड में हम इन चीज़ें करने से जनता का फ़ायदा होगा, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप वाकई में मुसलमानों के हित की बात करते हो तो उससे पहले हमारे जो जिम्मेदार लोग थे, चाहे वो उलमा इकराम थे या संस्थाओं के लोग थे या पॉलिटिकल लोग थे, उन लोग सब लोगों को मिलकर करके उनसे मशवरा करते कि किस प्रकार हम इसमें अमेंडमेंट करें जिससे कि आपके लोगों को फ़ायदा हो सके। लेकिन ज़बरदस्ती अमेंडमेंट करना, हम सिर्फ उन अमेंडमेंट को मैं सिर्फ ये नहीं कहते कि कुछ अमेंडमेंट वापस लें, हम तो ये कहते हैं वो बिल जो अमेंडमेंट का लेकर आए वो पूरा का पूरा वापस होना चाहिए। और जो नए बोर्ड की बात हो रही है तो सरकार अपने गिरबान में जाके कि दूसरे बोर्ड बनाने से पहले जब हमारे बोर्ड को हक नहीं दे पा रहे तो दूसरा बोर्ड बनाने का क्या मतलब बनता है? और दूसरे बोर्ड अगर बनाने के बाद भी है तो हम किसी के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी जो धार्मिक हमारी आज़ादी है वो मुसलमानों को रहनी चाहिए। हिंदू समाज की भी जो धार्मिक अगर ज़रूरतें हैं तो उनको भी पूरा करें, उन्हें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हर धर्म के लोगों को उनका हक और इंसाफ मिलना चाहिए। यूपी के लखनऊ में थाना हजरतगंज में
वुड पैक बार के बाहर बवाल देखने को मिला। देर रात खुलता है वुड पैक बार, जहां पर नशे की लड़ाई होती है। हाथ में डंडा लिए युवक किस तरह से बवाल कर रहा है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देर रात होती है वुड पैकर में नशे की पार्टी। यूपी के मुरादाबाद में AIMIM के प्रत्याशी हाफिज वारिस ने भी बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह पर टोपी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बार स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने भी मुसलमानों की टोपी सऊदी अरब वाला रुमाल डालकर मुसलमानों को कई बार टोपी पहनाने का काम किया था। अब की बार उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह भी मुलायम सिंह वाला रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन जनता ने पूर्व में रही समाजवादी सरकार से बहुत कुछ सबक सीखा है। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। ये टोपी जो है ना, ये टोपी जैसे कि आज उन्हें वो पहनने है टोपी, समझिए जैसे कि उन्होंने जो है मुलायम सिंह जी ने टोपी उड़ाई थी, टोपी उड़ी थी, उन्होंने इन सब मुसलमानों को टोपी उड़ा दी। आज मुसलमान जो तमाम तबाह बर्बाद हो गया कि उन्होंने टोपी ओढ़ के मुसलमानों की ऐसी टोपी उड़ाई कि मुसलमानों के वोट से उन्होंने राजपाट करके 4-4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में, और मुसलमानों का कोई भी नौजवान उन्होंने जो है कहीं किसी जगह सरकारी नौकरी में नहीं उन्होंने लाया, सब अपने यादवों की भर्ती कर दी। जिस जगह देखो, जिस कुर्सी पे देखो यादव, समझ गए। तो ये टोपी उड़ाने वाला सिलसिला ये बहुत दिनों से चल रहा, मगर जनता अब जो है जान चुकी है कि ये टोपी के झांसे में, रुमाल के झांसे में जनता आने वाली नहीं है। बुंदेलखंड की जनता किस प्रकार से आपको देख रही हो आप? तो जो सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ पर प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधियों को हड़काया चमकाया जा रहा है। प्रधानों को खास करके शिकायत है कि प्रशासन के लोग प्रधान के पास आकर के उनको डरा धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें। ऐसा तमाम गांवों से सुनने में आया और ये एक जो है निष्पक्ष चुनाव में प्रशासन द्वारा उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने की नीयत से पहली मर्तबा किसी इलेक्शन को 1 हफ्ते के लिए डिले कर दिया। ये बात आज तक किसी भी चुनाव में नहीं हुई कि चुनाव डेट डिक्लेयर होने के बाद 1 हफ्ते के लिए डिले किया जाए। चूँकि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है और उत्तर प्रदेश में ये बाई इलेक्शन में उनको अपनी समझ में नहीं आ रही हमें क्या करें। इन्होंने कानूनी जो प्रक्रिया है जिसमें चुनाव की जो एक सेट समय है, इतने दिन के लिए प्रचार आपको समय दिया जाता है, उसको 1 हफ्ते बढ़ा दिया और इस 1 हफ्ते में गवर्नमेंट मशीनरी के द्वारा तमाम सियासी जमातों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। ख़ास करके यहाँ मुरादाबाद में एक बड़ी शिकायत इस बात की है कि जो सियासी जमातें चुनाव मैदान में हैं उनके जनप्रतिनिधि उनके वोटरों को और उनके नेताओं को प्रोग्राम करने से रोका जा रहा है। गांव में लोगों को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर जो है चुनाव के में ज़्यादा वोटिंग जिसे कम से कम लोग चुनाव में वोट के लिए निकलें। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री वो लगातार माइक की अजान बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, नमाज बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं और उनके द्वारा उतारे गए प्रत्याशी गली गली में टोपी और इस्लामिक दुपट्टा ओढ़ करके टहल रहे हैं, लोगों से वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका नाटक, मुझको ये समझ में नहीं आता कि जिस पार्टी का मुखिया टोपी के विरोध में है, अजान के विरोध में है, नमाज के विरोध में है और मदरसों के विरोध में है, उस पार्टी का कैंडिडेट यहाँ गली गली में टोपी लगा के क्यों टहल रहा है और क्या उम्मीद करता है और क्या चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री यूपी के आगरा में फतेहाबाद रोड पर भीषण सड़क का हादसा देखने को मिला। टाटा मैजिक और मैक्स की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद मैक्स लोडर पलट गई। भीषण सड़क हादसे में 6 लोग घायल हो गए,
जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूचना पर इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और थाना डौकी क्षेत्र के आगरा फतेहाबाद रोड नगला देवहंस पर यह सड़क हादसा देखने को मिला। यूपी के संभल में R7 भारत की खबर का बड़ा असर हुआ। आपको बता दें 2 दिन पहले गड्ढे में पड़े हुए नवजात शिशु का बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं R7 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अवैध संबंध से पैदा शिशु को प्रेमी प्रेमिका ने गड्ढे में मिट्टी में दबाकर हत्या की कोशिश की थी। वहीं प्रेमी प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिस समय बच्चा आया था बिल्कुल ठंडा था, मिट्टी में सना हुआ था और उसका जो है क्या बोल सकते हैं, सुस्त था बच्चा है। तो उसको आते ही हम लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू किया, साफ सफाई करी, देखा तो बिल्कुल उसकी कॉर्ड जो है गीली थी। इसका मतलब आज ही पैदा हुआ था, कुछ ही घंटे का बच्चा है ये। उसको हम लोगों ने तुरंत गरमाई दी, तुरंत उसके लिए कपड़े मंगाए गए और उसको इंजेक्शन वगैरह दिया। अभी फ़िलहाल बच्चा ठीक है, उसका उपचार चल रहा है और उसको हमने दूध दे दिया है और इस समय बच्चा थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है। तो है ये उसी गांव के मन्नी खेड़ा गांव के जो हैं एक चौकीदार और एक महिला लेके आई थी, उनका नाम बताते हैं। चौकीदार थे अख्तर और महिला का नाम है गंगा देवी। गड्ढे में दबा हुआ था, उन्होंने फोटो दिखाई हमें, बच्चा पूरा मिट्टी से कवर था। इन लोगों ने निकाला है उसको और जब यहाँ आया है तो उसकी स्थिति देख के भी यही लग रहा था, बिल्कुल सिर पे कीचड़ सना हुआ था, पूरी बॉडी में कीचड़ था, उसके कॉर्ड वॉर्ड सब कीचड़ में सनी हुई थी, मिट्टी में सना हुआ था बिल्कुल। बहुत ज्यादा मतलब डिलीवरी के बाद जैसे वो उसको दबा दिया, तुरंत उसको शायद दबा दिया गया है और वो तो अच्छी फॉर्चुनेट था, बच्चा लकी था कि तुरंत इन लोगों ने देख लिया है, वरना कुछ भी हो सकता था बच्चा। मैम क्या है, लड़की है लड़का है क्या? ये लड़की है, लड़की है। बच्चा जीवित मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। जल्दी देख लिया गया, जल्दी यहाँ आ गया, इसीलिए अभी हमें जीवित मिल रहा है बच्चा। जनपद संभल के थाना नकासा क्षेत्र के मनीखेड़ा गांव में 3 तारीख की शाम को पुलिस को सूचना मिली। वहां के गांव के चौकीदार द्वारा बताया गया कि एक नवजात बच्ची जो कि न्यू बॉर्न थी, उसको किसी ने खेत में गाड़ दिया था। वहां राह चलते लोगों ने उसको देखा और उसके बाद में चौकीदार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पे पहुंची और बच्ची को रिकवर किया गया, रिकवर करके अस्पताल में भर्ती कराया गया और उस न्यूबॉर्न बेबी की स्थिति अभी स्थिर है। बाद में पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की गई, यहाँ के संभल के सीएमओ से भी वार्ता की गई और उसके बाद में जितनी भी आशाएं हैं उन सब से भी बातचीत की गई कि किस आशा ने इस तरह की बच्ची को या प्रेग्नेंट महिला को देखा है या बच्ची को जन्म दिया है या इस तरह की किसी भी घटना या वाकयात से वाकिफ हो। इस तरीके से बाद में मेहनत करने पर गुप्त सूत्रों से बाद में पता चला कि एक नरेंद्र नाम का व्यक्ति यह चंद्रपाल सैनी नामक व्यक्ति के घर आता जाता था। उनकी बेटी से इसके नाजायज संबंध हुए और बाद में इन दोनों ने, उस बच्ची के जन्म होने के बाद में इन दोनों ने उसको मारने की नीयत से उसको गाड़ दिया था। गांव के चौकीदार की तहरीर के आधार पर नरेंद्र एवं उसकी जो प्रेमिका है उन दोनों के खिलाफ 109 BNS एवं 93 BNS दोनों में अभियोग पंजीकृत कर दोनों को जेल भेजा गया है। विधिक कार्रवाई वो सुनिश्चित की जा रही है। यूपी के मुरादाबाद में छठ महापर्व के नजदीक आते ही पूर्वांचल वासियों का पूर्वांचल की ओर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में यात्री ट्रेनों के माध्यम से पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों को असुविधा न हो, इसको लेकर ये ट्रेनें चलाई गई हैं। छठ बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसमें हम लोग ज़्यादातर जो पूर्वी दिशा की तरफ मतलब गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार के अन्य जो ज़िले हैं उनकी तरफ के ज़्यादा यात्रियों का मूवमेंट हम लोग को देखने मिलता है। इसीलिए स्पेसिफिकली जो हम लोग का पुराना दशहरा, दिवाली से लेकर छठ तक का पूरा पीरियड था उसमें तकरीबन 60 ट्रेनें ऑलरेडी अनाउंस करी जा चुकी थी और वो वर्तमान में चल रही हैं, जो कि स्पेशल ट्रेनें हैं और जो अपनी रेगुलर ट्रेनें हैं उसके अतिरिक्त चलाई गई हैं जिससे यात्री जा सकें। और हाल ही में पिछले हफ्ते 13 और गाड़ियों को अनाउंस किया गया है जो कि अम्बाला डिवीज़न से या दिल्ली डिवीज़न से ओरिजिनेट होके हमारे यहाँ के जो इम्पोर्टेंट स्टेशंस हैं जिसमें रुड़की भी है, लक्सर है, मुरादाबाद है, बरेली है, इससे होते हुए ईस्टर्न सेक्टर में जो सहरसा या मुजफ्फरपुर या बिहार के जो और इम्पोर्टेंट ज़िले हैं उनके लिए 13 गाड़ियाँ और चलाई गई हैं। ये तो स्पेशल ट्रेनें हो गई। साथ ही साथ जो हमारे इम्पोर्टेंट स्टेशंस हैं जिसमें हरिद्वार है, मुरादाबाद, बरेली, देहरादून, इस तरफ में एडिशनल जो टिकट काउंटर्स हैं वो चलाए गए हैं ताकि यात्रियों को टिकट की सुविधा हर समय उपलब्ध हो। ATVMs सारी की सारी जो ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स हैं जिससे यात्री खुद टिकट जाके ले सकते हैं, वहाँ पर फैसिलिटेटर्स भी नियुक्त किए गए हैं ताकि वो यात्रियों को टिकट लेने में सुविधा प्रदान कर सकें। और UTS ऑन मोबाइल ऐप को हम लोग जितना ज़्यादा कवरेज दे सकते हैं उसको हम लोग कवरेज दे रहे हैं ताकि यात्रियों को टिकट लेने में कोई दिक्कत ना हो। क्या जैसे ट्रेनों में चलते समय भीड़ भाड़ ना हो, लोग की स्थिति ना हो, उसको लेकर देखकर के स्टेशन पर बैरिकेड वगैरह लगाए गए हैं?
जी, जो हमने एक इस बार खास ध्यान देते हुए किया है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट स्टेशन है जहाँ पे ज़्यादा क्राउड आता है, जहाँ ज़्यादा भीड़ आती है और एक समय में आती है, जिसमें देहरादून है, हरिद्वार है, मुरादाबाद है, बरेली है, शाहजहांपुर है, तो इसमें हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट ट्रेन जिस समय रश आता है उस समय एक बैरिकेड लगा के, मतलब एक आरपीएफ की और कमर्शियल और जो स्टेशन के अन्य स्टाफ रहते हैं उनकी एक जॉइंट टीम रहती है जो हर कोच के सामने और ख़ासकर जो जनरल कोच के सामने है उस पे वहाँ पे भीड़ को आराम से चढ़ने के लिए और जो साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब गाड़ी रुकती है तो जो उसके यात्री उतरने वाले हैं उनको प्राथमिकता दे के उतरने और जो भीड़ को है उसको एक एक करके चढ़ने में सहयोग प्रदान कर रही है। तो ये हम लोग रश आवर के हिसाब से और जो इम्पोर्टेंट ट्रेन है, मतलब जो उस दिशा की जो जाने वाली है जहाँ पे उस समय के यात्री बहुत हैं, तो वहाँ पे ये जॉइंट टीम का एफर्ट लगातार चलाया जा रहा है। मुरादाबाद में सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सपा उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिसकर्मी से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में सपा उम्मीदवार बोल रहे हैं कि हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है, हमें तो आर या पार करना है। जी विधायक जी बताइए क्या मामला है? देखिए मामला ये है कि कल एक शादी थी दौलारी गांव में, मैं उस शादी में चला गया क्योंकि 15 दिन पहले कार्ड गया हुआ था मतलूब भाई के यहाँ। वो हमारी पार्टी के बहुत पुराने साथी हैं हमारे, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई मेरी बेटी की शादी में आना है। मैं शादी में चला गया। उसके बाद जो है उनको सुबह बुला लिया गया और बुलाने के बाद में जो है थाने पर मुझे रोक लिया गया और ये कहा गया कि तुम जो है क्या नाम है, पता नहीं कौन सा मीट लाए थे, पता नहीं कोई प्रतिबंधित दूसरा मीट तो नहीं लाए, जबकि उन पे जो है वो पर्ची का मीट था और वो पर्ची जो है वो भैंसे का मीट की जो है वो पर्ची उनके पास थी। उन्होंने वो सबूत भी दिखाया कि साहब मैं तो फलां जब फैक्ट्री से जो है मैं लाया हूँ। तो बोले नहीं, बोले इस तरह से तुम्हें बंद कर दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी को लड़ाने का क्या नाम काम कर रहे हो आप लोग। और तो जब इस तरह से होगा, अभी एक भूरे हैं बेचारे हमारे सहयोगियों में, उनको बार बार पुलिस बुला रही है। वो कुंदरकी थाने का प्रकरण है, ये मुंडा थाने का प्रकरण था। तो ये पुलिस जो है, ये चुनाव जो है ये राम भी नहीं लड़ रहा, ये चुनाव पुलिस लड़ रही है। पुलिस के बल पर जो है ये चुनाव लड़ा जा रहा है और लोगों को भयभीत किया जा रहा है। लोगों को आईडी मांग कर अब तमाम, अभी चाहे सलेमपुर गांव हो, चाहे आपका नाजरपुर गांव हो, आपका जो क्या नाम भूजपुर गांव हो, इनमें तमाम में जो है आईडियाँ दरोगाओं ने ज़बरदस्ती आईडी लेने का काम किया है। आप आईडी जो है वो प्रधानों से, आपके कार्यकर्ताओं से और जो राशन डीलर हैं उनको सख्त हिदायत ये कर दी गई है कि राशन नहीं दोगे तब जब तक तुम्हारे आईडी ना उसकी ले लोगे। और आईडी जो है वो 21 तारीख को उनकी वापस करना, 21 तारीख तक उनको राशन मत देना। अगर वो आईडी नहीं देते हैं तो उनका राशन रोक दो बिल्कुल, और कार्ड काट दिया जाएगा। तो इस तरह की प्रताड़ना हो रही है, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को वोट ना करने के लिए बुलाया जा रहा है। इस गांव में कितने वोट मुसलमान हैं, इनको कैसे रोका जाए। तो इस तरह की ये चुनाव थोड़ी हो रहा, ये एक तरह से धांधली और पूरी क्या नाम है बदमाशी से ये चुनाव जीतने की उसमें प्रयास में है। इसको रामपुर बनाना चाहते हैं कि रामपुर पैटर्न पे जो है, जिस तरह रामपुर पे इन्होंने जीतने का काम किया था, मैं ये दावे से क्या नाम कह सकता हूँ और ये बात उनके जहन में मैं डालना चाहता हूँ कि ये रामपुर नहीं है, ये 29 कुंदर की है। रामपुर जैसा यहाँ पर नहीं कर सकते। जिस तरह आईडियाँ लेकर फर्जी आईडियों द्वारा और क्या नाम है, जिस तरह से यहाँ पर मीटिंग हुई भदासना पर, उसके कार्यालय पर परसों, और उस मीटिंग में ये बात तय हुई कि 10,000 मुसलमानों की आईडियाँ ले लो और उसके बाद 10,000 हिंदू जो है वो हम उधर से बिलारी और चंदोसी से उन लोगों को भेजेंगे और वो वोट डालने का काम करेंगे। मैं प्रशासन को ये आगाह करना चाहता हूँ कि इस तरह का खेल वो ना खेलें। ऐसा ना हो कि कल लोग सड़कों पे आ जाएं और उसके बाद में क्या नाम है इसका दुष्परिणाम होंगे। ये अच्छा नहीं है। लोकतंत्र की हत्या ना करें, लोकतंत्र को के हिसाब से और जो चुनाव की गाइडलाइन है उसी के हिसाब से चुनाव होने दें। ये गुंडागर्दी और बदमाशी के बल पर जो है ये चुनाव ना कराएं। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने साथियों से, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे मेरी माँ बहनें हों, चाहे बेटे हों या साथी हों, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, अपनी आईडी किसी को देने का काम ना करें, किसी हालत में भी अपनी आईडी ना दें।
ये आईडी जो है, आईडी लेकर जो है इस तरह से ये वो करने का काम कर रहे हैं और इस तरह से जो है चुनाव क्या नाम है ये नहीं होगा। ये लोकतंत्र है, इस तरह के से चुनाव कराने का इनका कोई वो नहीं है। अध्यक्ष जी बताइए क्या मामला है? देखिए, अभी मुंडा पांडे थाने का मामला है। एक हमारी पार्टी का ही वर्कर है और उसे निर्दोष को उठा कर ला कर थाने में बंद कर दिया और बेवजह के आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ मुंडा पांडे का नहीं, पूरे जितने भी थाने कुंदरकी विधानसभा में आ रहे हैं सभी थानों की ये स्थिति है। अगर हम किसी के घर जा रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं या हमारे साथ कोई कार्यकर्ता घूम रहा है, हमारा बूथ का पदाधिकारी घूम रहा है, उसके साथ पूरी जांच करी जा रही है। पुलिस उसके घर जा रही है, रात को उनके घरों पर दबिश दी जा रही है। उनके घरों पर ये कह रहे हैं कि आरोप लगाए जा रहे हैं गलत कि तुम शराब बेच रहे हो या मीट का है, ये तमाम ऐसे गलत आरोप लगाकर उन पर उत्पीड़न करा जा रहा है। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, यहाँ के जो प्रशासन है पूरी तरीके से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का उत्पीड़न कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अगर हमारे प्रत्याशी ये कहीं जा रहे हैं, अभी मैं पिछले परसों 8 गांव में प्रोग्राम करा था। मैंने 8 गांव के जिन के घर पे मैं बैठा, जिनके घर पर गया, सबके घरों पर पुलिस गई है और उनकी आईडी लेकर आए। तमाम हमारे ऐसे मतदाता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे आईडी ज़बरदस्ती ले रहे हैं, चाहे प्रधान के माध्यम से, राशन डीलर के माध्यम से, तो पूरी गुंडागर्दी कर रहे हैं। अतः मतलब ऐसे हमने भी बहुत चुनाव करा लिए, ऐसा कभी माहौल नहीं है जिस तरीके का माहौल आज हो रहा है और कुंदरकी में देखने को मिल रहा है कि चौकी इंचार्ज क्या, दरोगा क्या, सिपाही क्या, अपने सब काम छोड़कर सिर्फ इसी पर टारगेट बना लिया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस तरीके से यहाँ के अधिकारियों को हटाना चाहिए। चुनाव आयोग में हमने शिकायत कर दी, कोई संज्ञान चुनाव आयोग नहीं ले रहे हैं। तो अगर इस तरीके से चुनाव होगा, ये कि चुनाव कोई हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, एक तरीके से तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का उत्पीड़न हो रहा है कि सिर्फ इन्हें डर है कि समाजवादी पार्टी कुंदरकी विधानसभा गढ़ है। समाजवादी पार्टी हमेशा यहाँ से जीतती आई है। अभी आपने लोकसभा का चुनाव देख लो, 57,000 वोटों से समाजवादी पार्टी यहाँ जीती है। विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी यहाँ जीती है। तो ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और समाजवादी पार्टी के जो मतदाता हैं उन्हें भयभीत कर रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, पर क्या करे, मजबूर है, बोल नहीं रहा है और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं की आईडी ले रहे हैं। अब आईडी क्यों ले रहे हो? आईडी लेने का कारण क्या है? आईडी जिस दिन वोट पड़ेंगे वो अपने आप दिखा देगा। तुम क्यों आईडी इकट्ठी कर रहे हो? तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से और समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे गांव देहात में कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे अपील और निवेदन करना चाहूँगा, किसी को कोई आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो पुलिस वाला हो। और जो भी ऐसे पुलिस वाले या थाना अध्यक्ष या दरोगा या कोई भी जा रहा है या सिपाही जा रहा है, उनकी वीडियो बनाएं या उनका नाम नोट करें और उनकी साक्ष्य दें, हमें बताएं। हम जहां भी हमारे कार्यकर्ता के साथ उत्पीड़न होगा, किसी थाने में हो, चौकी में हो, समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक, सब लोग वहां पर जाने का काम करेंगे और अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े होंगे और कार्यकर्ता की मदद करेंगे। उसके लिए कुछ भी अंजाम करना पड़े, चाहे कुछ भी हो, हम धरना देंगे या जो जिस तरीके का भी हमसे करा जाएगा अपने कार्यकर्ता के लिए करेंगे और कार्यकर्ता के साथ खड़े हुए मजबूत है। समाजवादी पार्टी का एक एक साथी, एक एक वर्कर, एक एक विधायक, सांसद, सब हम कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूती से लड़ रही है और मजबूती से हम जीतेंगे। हमारा वोट इतना, समाजवादी पार्टी हमेशा जीतती आई है, कुंदरकी का गढ़ है। भाजपा के प्रत्याशी हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सिर्फ वो क्या कर रहे हैं कि पुलिस को आगे कर रहे हैं, प्रशासन को आगे कर रहे हैं, उनसे चुनाव लड़ा रहे हैं। वो कहीं चुनाव में नहीं है, कहीं फाइट में नहीं है। भाजपा कोई फाइट में ही नहीं रही है, हमेशा यहाँ से बहुत बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी जीती है। तो उनका सिर्फ काम है कि हमारे मतदाताओं को, मुसलमान मतदाताओं को, यादव मतदाताओं को और जो बिरादरियों के, अन्य बिरादरियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पार्टी से पदाधिकारी हैं, हर बिरादरी के पदाधिकारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। प्रशासन के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं चुनाव में फाइट में नहीं है। समाजवादी पार्टी एक तरफा यहाँ चुनाव जीत रही है, हमेशा जीतती आई है। बताइए क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, टोपी के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, टोपी और रुमाल के, मैं तब जानूं
जिस तरह से ये जो मुखौटा लगाया गया है, टोपी और वो और आदत जो है वो अंदर जो है वो बिल्कुल जहरीले सांप का काम किया जा रहा है। जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस लोगों को पकड़वाने का क्या नाम काम किया जा रहा है कि गोश्त ये उसका था, ये क्या नाम भैंसे का नहीं था, तो फिर भैंसे का नहीं था और काय का था, जब पर्ची दे रहे हैं तो हाल है कि लोगों की शादियों में जो क्या नाम है उन्हें पकड़वाएगा, तो उसके बाद में जब ये अल्लाह ना करे अगर ये जीत गया तो उसके बाद पूरे क्षेत्र में जिसकी भी शादी हुई करेगी, जिस मुसलमान की शादी हुई करेगी, उसको फिर थाने और क्या नाम है जेल देखना पड़ेगी। तो ये इस तरह का जब ये प्रचार क्या नाम है करने का काम कर रहा है, घिनौने काम करने के ये काम कर रहा है प्रत्याशी, इससे बाज आएँ और लोग जो है इससे सबक लें कि ये जो है ये बहुत जहरीला नाग है। और इस तरह से जो जिस तरह टोपी की बात चल रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम जो टोपी इसने ओढ़ी है और रुमाल इसने ओढ़ा है, वो परसों को योगी जी आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको भी एक टोपी भेंट कर दें, चाहे वो अखिलेश जी वाली टोपी हो या हमारी मुसलमानों वाली टोपी हो, कोई टोपी उड़ा दें। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि देश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रायबरेली वासियों की मैं सेवा करता हूं। रायबरेली के मामले में पार्टी का पक्ष सामने आए। राहुल गांधी के रायबरेली में मैं 2 इंच बगल में बैठा था। उन्होंने कहा कि रायबरेली में राहुल गांधी ने परिचय नहीं पूछा था, जबकि सभी जनप्रतिनिधियों ने खुद परिचय दिया था। साथियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे आग्रह पर हमारे आवास पर आकर के देशवासियों को हमारी बात पहुंचाने के लिए जो समय दिया, इसलिए आप सबका आभारी हूं। साथियों, देश में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जो कल नागपुर में एक बयान दिया है और उसका ताल्लुक रायबरेली की दिशा की बैठक से जोड़ करके उन्होंने वहां बयान दिया, इसलिए मेरा पक्ष आना आवश्यक था। वैसे तो मैं देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और रायबरेली के भीतर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से रायबरेली वासियों की सेवा करता हूं। लेकिन जब रायबरेली का कोई विषय आता है तो मैं जरूर कोशिश करता हूं कि पार्टी का पक्ष, सरकार का पक्ष भी जनता के सम्मुख आए। रायबरेली में दिशा की बैठक होती है, राहुल गांधी जी पहुंचते हैं और मैं स्वयं उनके बगल में सिर्फ 2 इंच की दूरी पर स्वयं बैठा था। नागपुर में जाके उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप लोग परिचय दे दो, जबकि ये पूर्णतः असत्य है। परिचय रायबरेली की जिलाधिकारी ने कहा कि आप सब बैठे अधिकारी अपना परिचय दे दो, तो सभी जनप्रतिनिधियों और सभी अधिकारियों ने अपना अपना परिचय दिया। तो राहुल गांधी जी को देश के सामने ऐसी झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी जब उन्होंने कहा कि मैंने लोगों से परिचय पूछा। उन्होंने स्वयं किसी से परिचय नहीं पूछा। रायबरेली के जिलाधिकारी श्रीमती हर्षिता माथुर ने उपस्थित अधिकारियों से आग्रह किया कि आप अपना अपना परिचय बता दो, तो लोगों ने परिचय बताया, जिसके साथ ही उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। 1 घंटा 10 मिनट मुरादाबाद में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद के थाना मूडा पांडे क्षेत्र में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह की जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के उन्नाव में अब गजबा हिंद की नहीं, भगवा हिंद की बात होगी। ये किसी और ने नहीं बल्कि उन्नाव में कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन ने कहा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड तो है ही, सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। गजबा हिंद की बात है कि हो सकती है इस देश में, गजबा हिंद की नहीं। अगर इस हिंद में बात होगी तो सिर्फ भगवा हिंद की होगी, क्योंकि ये देश शुरू से, अब से नहीं, जब से भारत की पहचान है तब से भगवा ही रहा है। राम भगवा, कृष्ण भगवा, ऋषि मुनि भगवा, और जितनी बातें करे भगवा। तो यहाँ गजवाए हिंद की बात मत करिए, भगवा हिंद की बात करिए। सनातन पर लगातार आघात हो रहा है। सनातन धर्म को बचाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है संत समाज? देखिए, ये सनातन यात्रा जो निकल रही है वो सनातनियों को जागरूक करने के लिए है। हमारी धरती पर हमारा ही अपमान, हमारी धरती पे हमारे भगवान का अपमान, हमारी धरती पे हमारी बहन बेटियों का अपमान, हमारी धरती पे हमारी भावनाओं का अपमान, हमारी धरती पे हमारी पूजा पद्धति, वेद पाठ का अपमान,
ये सब जो हो रहा है इसको बदलने की आवश्यकता है। और अगर इस देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए। सनातन बोर्ड के द्वारा हम अपने इन सब चीजों का रक्षण करेंगे और सनातन बोर्ड के लिए निर्माण के लिए, कृष्ण भूमि के निर्माण के लिए 16 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में सनातन इकट्ठे होंगे। और जो भी आपके चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं 16 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में आइए कि दिल्ली और जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सनातन बोर्ड बनाएं और हमारे सनातन परंपराओं को बचाएं। और ये जो यात्रा निकल रही है सनातन यात्रा, ये वही यात्रा है जो सनातनियों को जगाने के लिए और 16 तारीख को दिल्ली पहुंचाने के लिए। यहाँ रामकथा है उन्नाव में, उन्नाव की रामकथा के बाद तुरंत सनातन की रक्षा के लिए देश विदेश से जो भी हमारे साधु संत महात्मा धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य वहां पर पहुंच रहे हैं और सनातन बोर्ड की मांग करेंगे, कृष्ण भूमि के निर्माण की मांग। क्या होना चाहिए? वो हम बात अमरोहा के युवा चित्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर बनाया 8 फीट लंबा कोयले। चित्रकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के उपलक्ष्य में उनका 8 फीट लंबा चित्र बनाया। चित्रकार ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के दोस्त हैं और उनकी जीत पर वह उन्हें बधाई देते हैं। मेरा नाम ज़ुहैब खान अमरोवी है। मैं एक चित्रकार हूं और समसामयिक घटनाओं पर आधारित कोयले से दीवार पर चित्र बनाता हूं। क्योंकि अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जी की जीत हुई है, उस संबंध में मैंने, क्योंकि उनकी भारत से दोस्ती है, नरेंद्र मोदी जी से दोस्ती है, इस संबंध में मैंने एक 8 फुट का चित्र तैयार किया है और उन्हें बधाई दी है कि वो भारत के साथ ऐसे ही संबंध रखेंगे और आगे भारत आर्थिक और बाकी जो उसका विकास है वो इसी तरह